नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज मध्य प्रदेश के वन पढ़ने वाले हैं। ये आपके यूनिट 3 के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं और एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है उसी के अंतर्गत आपको यूनिट 3 भूगोल को हम पढ़ रहे हैं। और आपका यहाँ जो हमने अभी तक क्लासेस ली है वो बेसिक था, वो आपको जानना जरूरी था एमपी पढ़ने के पहले। और अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के वनों को पढ़ेंगे। वनों के बाद इसी में अगला टॉपिक आपका वन संपदा है, वन्य जीव है। वन संपदा भी पढ़ेंगे हम, वन्य जीव में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह को भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वन देखेंगे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण भी देखेंगे हम। ठीक, तो अभी हम शुरुआत में जानेंगे कि वन क्या कहलाते हैं और भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में, एमपी में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का है और कितना रिकॉर्डेड वन मध्य प्रदेश में है, इन सबको हम आज देखेंगे। और जो भी आपकी 2021 की सर्वे रिपोर्ट आई है वन फॉरेस्ट की, उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी पूरा वन का टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम वन कैसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर वृक्षों से ढका, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका है, पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका है वन कहलाता है। एक साधारण सी परिभाषा है और आपको याद भी रहेगी आसानी से। और एक परिभाषा और जानना हो तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो वो वन कहलाता है। तो हम दोनों परिभाषा आपको यहाँ लिखाएंगे और कुछ तथ्य देंगे। इसके बाद हम वनों का वर्गीकरण एक एक करके पढ़ेंगे। वनों का वर्गीकरण देखा जाए तो आपका जलवायु के आधार पर है, आपका प्रजाति के आधार पर है, आपका प्रशासन के आधार पर है, आपका वन विभाग के आधार पर है और प्रादेशिक आधार पर। यानी हम इन 5 कैटेगरियों में क्या पढ़ेंगे, वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो हम धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाते हैं और आपको एक एक करके चीज़ें क्लियर करते हैं। तो पहले तो हम वन की एक परिभाषा ही आपको स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं। तो क्या हमने बताया, पहली परिभाषा आपको वन की वो लिखे, आप यहाँ लिख भी ले, आप परिभाषा है ताकि आपको स्पष्ट रहे कि हम पढ़ के आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हो, वृक्षों से ढका हो वन कहलाता है, वन कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हो वन कहलाता है। आप इसी में एक परिभाषा और लिखेंगे, ये तो एक हो गई, एक और लिखेंगे आप यहाँ। क्या लिखोगे, भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो हम वन कह जाते हैं। भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो, वन कहते हैं। ठीक, ये हो गए आपको तो डेफिनेशन जो आपको वन को पढ़ने के पहले आपको जानना चाहिए। अब यही देखते हैं हम, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। अब हम कुछ जनरल फैक्ट्स भी यहाँ लिखते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। ठीक, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे बड़ा वन जो आच्छादित है वो आपका मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो आपका जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में वनों का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन कितने हैं। ठीक है, तो पहले हम वर्ग किलोमीटर में देख लेंगे, फिर हम उसी को प्रतिशतता में देख लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल।
लिखेंगे आप यहाँ फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कुल मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, ये डेट नहीं भूलेंगे आप, ये फैक्ट नहीं भूलेंगे आप, 94,689 वर्ग किलोमीटर। और ये कैसा है तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है जी मध्य प्रदेश, लिख लेंगे आप मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है ये, ठीक। ये मध्य प्रदेश का क्या है आपका, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है आपका, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसी को हम क्या देखेंगे, प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में हम इसको क्या देखेंगे, या इसको हम लिखेंगे राज्य के कुल क्षेत्रफल का, क्या लिखेंगे हम, इसी को हम यहां लिखेंगे राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है, ठीक। ये हो गया आपका फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखना है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र ये तो फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा आपको। और इसमें से राज्य के कुल क्षेत्र कितना है आपका, या राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 30.72%, यानी ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका है, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, या देश के कुल वन क्षेत्र को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 12.4%, ठीक। देश के हिसाब से देखा जाएगा तो हो जाएगा 12.4%। उसको भी आप चाहे लिख लो, देश के कुल वन क्षेत्र का, ताकि आपको कहीं डाउट ना हो। देश के कुल वन क्षेत्र का, देश के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 12.4%। तो आप इनको यहाँ स्पष्ट समझ ले, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर, ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। इसी के बाद राज्य के कुल क्षेत्र का, जो राज्य का आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, उसमें लिखा है राज्य के कुल क्षेत्र का कितना है प्रतिशत वन है आपके यहाँ, 30.72% है। और देश के कुल वन क्षेत्रफल में देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश का कितना बनता है, आपका 12.4%, ठीक। ये हो गया आपका क्या, कुछ फैक्ट्स आपके हो गए। अब हम इसमें लिखेंगे मध्य प्रदेश में, एक चाहो तो और लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक। एक फैक्ट आप और यहाँ ऐड कर सकते हो। अब हमें इसके बाद पढ़ना है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, ठीक। ये आप समझ गए परिभाषा, पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हो वन कहलाता है, या भू क्षेत्र जहां वृक्षों का सामान्य से अधिक घनत्व हो तो वो भी क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कहलाता है। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है मध्य प्रदेश का, 94,689 है ना, राज्य के कुल क्षेत्रफल में 30.72%। वहीं देश के में देखा जाए तो 12.4%। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। एक दूसरा हम पढ़ते हैं इसी को प्रजाति के आधार पर, ठीक है, प्रजातियों के आधार पर, ठीक। तीसरा हम इसमें देखते हैं प्रशासनिक आधार पर या प्रशासन के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, ठीक। चौथा देखते हैं हम प्रशासन के आधार पर होगा, प्रजाति के आधार पर होगा, जलवायु के आधार पर होगा। इसके बाद हम देखते हैं किस पर, प्रादेशिक के आधार पर, प्रादेशिक के आधार पर, ठीक। पांचवा देखते हैं हम क्या, वन विभाग के आधार पर, पांचवा देखते हैं हम वन विभाग के आधार पर, वन विभाग के आधार पर, ठीक। अब हम इनको ही की देखते हैं, जैसे अब यहां देखें आप, जलवायु के आधार पर हम कितने भागों में इसको पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उष्ण
कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन एक हो गया। दूसरा पढ़ते हैं हम उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तीसरा हम इसी में पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इसी में हम एक दो और पढ़ लेते हैं, कटीले वनों को भी यहाँ देख लेते हैं हम, और एक हम उपोष्ण वन को भी यहाँ देख लेते हैं। मेजरली हम यहाँ 3 ही देखते हैं, बाकी 2 भी हम आपको देखेंगे। प्रजाति के आधार पर जबकि बात होगी तो यहाँ मेन रूप से आप देखेंगे सागौन, फिर आप देखोगे साल, और आप देखोगे मिश्रित फॉरेस्ट, यानी इसमें सब प्रजाति आ जाएगी। प्रशासन के आधार पर देखोगे तो आपको 3 में हम देखते हैं आरक्षित, आरक्षित वन, फिर देखते हैं हम संरक्षित वन, फिर हम देखते हैं आखिरी वाला अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत। ठीक, फिर होगा प्रादेशिक के आधार पर। प्रादेशिक के आधार पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आपका शिवपुरी मोरैना श्रेणी आपका, या यहां समझ लो आप विंध्य कैमूर श्रेणी, विंध्य कैमूर वन श्रेणी। इसके बाद हम देखते हैं शिवपुरी या मुरैना शिवपुरी श्रेणी, मुरैना शिवपुरी, ठीक है ना। और आखिरी में देखते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल वन श्रेणी। तो ये हमने देख लिया। किसके आधार पर देखेंगे हम, प्रादेशिक के आधार पर। वन विभाग के आधार पर भी हम इसको 3 भागों में देखेंगे, राजकीय वन, सामूहिक वन, सामुदायिक वन, यहां लिखेंगे आप सामुदायिक वन, और एक होगा इसमें निजी वन। इन सबको हमें देखना है, यही है वनों का वर्गीकरण। ठीक, तो इसको आप, इसी को हम पूरा पढ़ेंगे। तो अभी शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे, जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ये हमने आपको, हम पूरी क्लास कैसे पढ़ेंगे आपको यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। आज हम जलवायु के आधार पर और प्रजाति के आधार पर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आप देखें जलवायु के आधार पर, पहला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक, तो पहला हमें इसमें क्या पढ़ना है, एक करके डाल ले रहे हैं हम, उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको क्या कहा जाता है, पहले आप इस टर्मिनोलॉजी को भी क्लियर करेंगे। यहां उष्णकटिबंधी को हम बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, अब टॉपिकल जो रेंज होती है वो कहां होती है, इसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। यहां बंधीय। ठीक, अब कटिबंधीय हो गया आपका। अब हम देखेंगे क्या उष्णकटिबंधीय जो टॉपिकल रीजन है ये क्या कहलाता है, क्योंकि बार बार आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आप देख रहे हैं, तो ये है क्या, इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, अभी स्पष्ट करेंगे। ठीक, अब पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आपका उष्णकटिबंधीय रेंज क्या कहलाती है। तो आप देखें ये आपकी पृथ्वी हुई, ये 0 डिग्री, जो हम पहली क्लास में आपको सब स्पष्ट कर चुके हैं। जब हमने एमपी का पहली क्लास ली थी सामान्य परिचय की, तो वहाँ अक्षांश, देशांतर और ये कुछ बेसिक्स ज्योग्राफी के वहाँ क्लियर किए थे। तो 0 डिग्री हो गया। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम उत्तरी गोलार्ध में,
है ना। तो यहाँ आपका 23 डिग्री 23.5 डिग्री होगा, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और आपको पता है भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इसी प्रकार नीचे भी आप देखें तो नीचे भी 23.5 डिग्री है और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ये आपका शुरू हो गया, यही मूव करता है। तो ये जो रेंज कहलाती है, कौन सी रेंज? 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेके 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच, इसी को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल बोलते हैं। यही ट्रॉपिकल रीजन है, या इसी को हम क्या बोल जा रहे हैं? हम इसी को बोल जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय। हिंदी में इसको हम उष्णकटिबंधीय बोल रहे हैं, ठीक। और आपको पता है जब कर्क रेखा पर सूर्य आता है, अच्छा अब यहाँ भारत की स्थिति भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की। देखो ये आपका क्या हुआ? इंडिया। ये आपका इंडिया है, 0 डिग्री पर नहीं होता इंडिया, तो यहाँ आप समझ लें इंडिया है। अब ये हुआ आपका इंडिया और यही आपका मध्य प्रदेश है बीच में, ये आपका एमपी हुआ, ठीक है। तो एमपी के 14 जिलों से और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है, तो कर्क रेखा है आपके यहाँ। तो ये जो रेंज है आपकी, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो इसी रीजन में आपका एमपी है। तो यहाँ फॉरेस्ट भी आपको कैसे देखने मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आपको बेसिक। अब हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषता होती है जो यहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हमने पहली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सूर्य भी आपका कर्क रेखा पर होता है, तो आपको उत्तर भारत में आपको गर्मी देखने को मिलती है। जब अभी आपका मकर रेखा की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ ठंड पड़ेगी, ये हमने आपको पहली क्लास में स्पष्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी केवल हमें आपको क्लियर करना था उष्णकटिबंधीय रीजन, वो हमने आपको बता दिया। 23.5 से लेकर 23.5 कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में। अब हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक। तो अब देखें इस वन में पहला आप फीचर्स देखें कि यहाँ जो वर्षा होती है, यहाँ जो वर्षा होगी वो 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होगी। तो पहले लिखेंगे आप इस वन में औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होगी, ठीक। पहली चीज आपको क्लियर होगी, यहाँ वर्षा, जहां आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की वन देखने को मिलेगा तो वहां वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर आपको देखना होगी। यह वन, अब अगला दूसरा लिखें, यह वन पानी की कमी, अब कब होती है पानी की कमी? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी कहाँ होगी? ग्रीष्म ऋतु में अपने सारे पत्ते गिरा देती है। ग्रीष्म ऋतु में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। यही कहलाता है पर्णपाती वन की विशेषता। तो पानी कितना चाहिए है? 75 से 100 सेंटीमीटर, और अपने गर्मियों में ये क्या करते हैं? सारे पत्ते गिरा देती है, ठीक। तीसरा फैक्ट लिखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन कौन सा है? यही है। तो अब लिखेंगे अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला सर्वाधिक वन कौन से हैं? यही आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले। अब कितना ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में, या मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल का, सॉरी वन जरूर लिखे आप क्योंकि वन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? 88.65%।
ठीक, सबसे ज्यादा आपके यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, या 88.65% में फैले हुए हैं, ठीक। तो प्रश्न आपसे ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे क्या, आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रतिशत में पूछा जाए तो 88.65% है, ठीक। अब यहाँ वृक्षों की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो आप अगला लिखोगे वृक्षों की प्रजाति, वृक्षों की प्रजातियां, ठीक। तो मेन रूप से यहाँ वृक्षों की प्रजातियां कौन सी है, सागौन है। तो अब यहाँ लिखेंगे स्पष्ट रूप से, क्या लिखोगे, सागौन, ठीक है। मेन क्या है यहाँ, सागौन है। फिर इसके बाद शीशम, नीम, पीपल आदि लिखेंगे आप, शीशम, नीम, पीपल आदि। यहां तक किसी कोई दिक्कत? देखो फालतू फैक्ट्स से बचना है, जितने काम के हैं, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आपके यहाँ बोर्ड पर उपलब्ध है, ठीक। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश के कहाँ है या इनका क्षेत्र कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो हम लिखेंगे क्षेत्र, हम लिखेंगे यहाँ क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में है या किन कौन से क्षेत्रों में ये फैले हुए, तो होशंगाबाद, बैतूल, होशंगाबाद, बैतूल, ठीक, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, छिंदवाड़ा, सागर। ये तो हमने कुछ जिले बता दिए प्रमुख रूप से जो एग्जाम में कई बार क्योंकि डायरेक्ट जिले ही पूछ लिए जाते हैं। अब हम आपको यहाँ मानचित्र में भी एमपी के क्लियर करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो आप देखें यहाँ ये जो रेंज है, ये और एक रेंज हुई आपकी ये वाली, तो जो बीच में है आपकी यही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। और ऊपर कौन सी है, ऊपर की तरफ यानी आपके उत्तर पश्चिम की तरफ है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वो भी आप यहां लिखें, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक। और यहां पूरब साइड तो लिखेंगे आप उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये आपकी एक रेंज हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चाहो तो अभी इसको और इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक। तो ये जो रेंज आपको दिख रही है ये वाली रेंज, ये कौन सी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और जो आपकी पूरब के तरफ है ये आपकी कौन सी है, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो वो भी आप यहाँ मानचित्र में थोड़ा सा एक आइडिया आप लेके चले रहे, ठीक। और उत्तर पश्चिम की तरफ क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। मिडिल में क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी मध्य दक्षिण में इसको क्या बोला जाएगा, इसको मध्य दक्षिण बोला जाएगा। मध्य और दक्षिण की तरफ चाहो तो आप लिख लें मध्य दक्षिण, मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिण में। और ये तो जो है आपका पूर्वी मध्य प्रदेश बोला जाए तो ज्यादा सही है, पूर्वी मध्य प्रदेश, और इसको उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। अब आपको एक रेंज स्पष्ट हो गई है। तो ये हमने पहला पोर्शन क्लियर किया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। अब हम दूसरा देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। जलवायु के आधार में आपने पहला पोर्शन स्पष्ट रूप से क्लियर किया। क्या देखा आपने, यहाँ वर्षा कितनी चाहिए हमें, 75 से 100 सेंटीमीटर हमें यहाँ वर्षा चाहिए। और क्या देखा आपने यहाँ देखा कि ग्रीष्म ऋतु में अपने ये सारे पत्ते गिरा देती है।
यानी पतझड़ हो जाता है। और क्या देखा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, यानी वन क्षेत्रफल में। तो कितना प्रतिशत फैला हुआ है, 88.65%, यानी 65। फिर आपने देखा यहाँ कौन सी प्रजातियां होती हैं, तो आपने देखा प्राय यहाँ सागौन हो रहा है, शीशम हो रहा है, नीम, पीपल आदि हो रहा है। क्षेत्र भी क्लियर कर दिया। जिले के रूप में पूछा जाए तो आप स्पष्ट रूप से बताएंगे होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर। और एक रफली पूछा जाए तो ये आपका मध्य दक्षिण की तरफ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अब हम दूसरा देखते हैं इसका पोर्शन बी क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, इसमें कौन कौन से आपके ठीक, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी आप ध्यान रखते रहें। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे। वहाँ पानी कितना चाहिए था हमें, वहाँ पानी हमें चाहिए था 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। यहाँ पानी कितना चाहिए हमें, यहाँ हमें पानी चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ औसत वर्षा, यहाँ औसत वर्षा जल कितना चाहिए हमें, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य। पहली चीज, यहाँ पूरे पत्ते नहीं गिराते हैं, यह वन अपनी पूरी पत्तियां नहीं गिराती हैं, ठीक है ना। तो यह वन पूर्णतः अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। देखेंगे यह वन पूर्णतः अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, नहीं गिराते हैं। ठीक, स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, आर्द्र पर्णपाती वन। अब और क्या है, ये अर्ध सदाबहार के इसको कहा जा सकता है। सदाबहार वन वो होते हैं जो हमेशा ही ग्रीन दिखते हैं आपको, जहां वर्षा ज्यादा होती है। ठीक, तो इसको लिखेंगे यह अधिपादप, यह अधिपादप, अधिपादप या अधिपादप अथवा अर्ध सदाबहार वन होते हैं या अर्ध सदाबहार होते हैं। ठीक, कौन से, ये वाले आप। और क्या यहाँ देखना है आपको, वर्षा देख ली। अब इसका क्या देखोगे आप, यहाँ क्षेत्रफल देखोगे आप। वहाँ कितना था, 88.65%। यहाँ कुल वन क्षेत्र का, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 8.97%। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या है, अब हम यहाँ देखेंगे प्रजाति। तो वहाँ हमने प्रमुख प्रजाति क्या देखी थी, वहाँ हमने सागौन, शीशम देखा था। यहाँ साल इंपॉर्टेंट है, साल, बांस, महुआ। तो क्या लिखोगे आप, प्रमुख प्रजाति। चाहो तो इसको एक हेडिंग बना लो यहीं, प्रमुख प्रजातियां। प्रमुख प्रजातियां कौन सी पाई जाती हैं, बड़ा स्पष्ट रखें आप, दोनों में अंतर क्लियर करके ना, इसको पढ़ने के बाद ना हो तो आप एक बीच में अंतर करके स्पष्ट करें। 3 लिख लें आप, उष्णकटिबंधीय, अर्धपर्णपाती और शुष्क, तीनों के अंतर लिखें आप। क्या लिखेंगे यहाँ, मेन क्या है, साल है, बांस है, महुआ है, ठीक है ना, पलास है, ठीक है, बाकी सब होते ही है। ठीक है, सागौन भी होता है, जहां जहां आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी तो वहां सागौन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो हर्रा आदि कर दें। मेन क्या ध्यान रखना है आपको, साल और बांस, ये नहीं भूलेंगे आप। ठीक, अब ये तो हो गई प्रमुख प्रजातियां। अब हम क्या देखेंगे इसमें, हम क्या देखते हैं इसके बाद, हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कहाँ है। हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कहाँ है, हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कहाँ है, इसका हम देखते हैं क्षेत्रफल, या कहाँ ये फैला हुआ है। तो अभी हमने स्पष्ट किया है मध्य प्रदेश के कहाँ फैला हुआ है, पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में फैला गया। अब कई बार जिले पूछ ले जाते हैं, तो आप जिले क्या लिखेंगे, बालाघाट, बालाघाट बिल्कुल पूर्व में है।
बालाघाट है, मंडला है आपका, बालाघाट हुआ, मंडला हुआ, अनूपपुर हुआ, शहडोल हुआ, ठीक है। तो कुछ जिले चाहो तो आप लिख लो, वैसे आप ऑप्शंस क्या कहता है इस पे ज़्यादा डिपेंड। आपको ध्यान क्या रखना है, एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि पूर्वी साइड यही होती है वर्षा, 100 के ऊपर जाती है वर्षा, 100 से 125-150 तक पहुंचती है। तो यहाँ के जिले आपको देखने मिलेंगे, मान लो मंडला है, डिंडोरी है, उमरिया है, तो आप क्या करेंगे, उसी को टिक करें। अब मान लो जिला रतलाम दिया है और पूछा जा रहा है रतलाम जिला किस वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको आप ये थोड़ी टिक करोगे। और यदि मिडिल के जिले पूछे जा रहे हैं तो वो वहाँ कौन से वन पाए जा रहे हैं, प्रयाग, वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं, ठीक। बाकी फीचर्स आपको पता है, तो कुछ जिले आप यहाँ चाहो लिख लो, बालाघाट हो गया, ठीक है, और मंडला भी आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, और बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, आप चाहो तो डिंडोरी लिख सकते हो, अनूपपुर लिख लो, शहडोल लिख लो, यानी पूरब के जो जिले हैं वो आप यहाँ अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, ठीक। ये हो गया आपका क्या, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कितना सरल है, कितना सरल है, आप ये देखिए। अब लास्ट पोर्शन इसमें बचता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पानी कितना होगा, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच क्या होगी, वर्षा होगी। और यहाँ क्या होगा, यहाँ आपकी जब पानी कम है तो यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, बबूल, खैर, कत्था, ये सब पाए जाएंगे यहाँ, कांटे वाले, पत्तियों वाले, ठीक। तो अब हम लिखते हैं इसका तीसरा प्रकार। ये दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले में हमने क्या बताया, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, गर्मियों में पतझड़ का मौसम आता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, प्रजातियां बता दी, क्षेत्र बता लिया। यहाँ भी क्या ध्यान रखना है आपको, वर्षा ध्यान रखना है, पूर्णतः पत्ते नहीं गिराते हैं, अर्ध सदाबहार की तरह बिहेवियर है, और कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 8.97%, यानी बहुत कम है। अभी तीसरा पोर्शन देखते हैं हम जलवायु के आधार पर। मेनली तो हम इन तीनों को ही पढ़ते हैं, फिर भी आपके कई पुस्तकों में आपके 2 वन और दिए रहते हैं, कटीले वन, तो उसको भी हम देख लेंगे। मान लो पूछ ही लिया गया तो आपका ही कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो आप इन तीनों को ही पढ़े रहेंगे। क्या लिखोगे आप, उष्णकटिबंधीय, तीसरा लिखना है आपको, सी कर दे, ABC से लिखा था ना, सी। क्या लिखेंगे आप, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक। इसको भी हम लिख लें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। यहाँ ड्राई ध्यान रखेंगे, वहाँ आपने मोस्ट ध्यान रखा था, यहाँ ड्राई ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हमें क्या देखना है, यहाँ इसके फीचर्स देखना है। तो देखें आप पहले तीनों को, तो पहले आप वर्षा के हिसाब से ही बांटे रहे। औसत वर्षा कितनी है यहाँ, औसत वर्षा यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य, पहली चीज। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो लिखेंगे यहाँ मुख्य या प्रमुख प्रजातियां, अब पानी कम है तो प्रजातियां कौन सी, और इस क्षेत्र में आपको पता है क्या क्या मिल रहा है आपको, बबूल मिलना है, खैर मिलना है, कत्था तो उसी से बन रहा है, बबूल, खैर, और कौन कौन से होते हैं, बबूल, खैर, बेर, पलाश, हर्रा, ये सब कहाँ देखने को मिलना है आपको, इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलना है। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना है, कुल वन क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल यहाँ कितना है, तो यहाँ 2.38% है, यानी सबसे कम कौन सा है, यही वाला है, ठीक। अब क्षेत्र का विस्तार तो देखो, वैसे आपको रफली तो आपको क्लियर ही हो गया, ये वाला क्षेत्र है। कौन से जिले आ रहे हैं, कौन से क्षेत्र आ रहे हैं इसमें मेनली, तो आप लिख लें भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, रतलाम है, ठीक है। ये जिले आपके कुछ मेजरली आप यहाँ जिले लिख लें, मंदसौर लिख लें, आप दतिया चाहो दतिया लिख लें, पर आपको दिमाग में क्या पिक्चर रहेगी, ये पिक्चर रहेगी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एरिया कौन सा, ये एरिया है। तो यहाँ भिंड लिख लो, आप मुरैना लिख लो, शिवपुरी लिख लो, यहाँ तक आप जो जिले आपको ऑप्शन में देखने को मिले, ताकि आपको बर्डन ना पड़े याद करने का कि बस फिक्स जिला याद करके रह गए आप। आपको एक आइडिया है कि
अर्धपर्णपाती वन के जो हमें उदाहरण है वो पूरी मध्य प्रदेश के जिले ध्यान दोगे आप। बीच के मिडल के लिए आप पर्णपाती वन देखोगे और उत्तर पश्चिम वाले जिलों में आप शुष्क पर्णपाती वन देखोगे। ठीक, ये सी हो गया। इसी में हमने क्या बताया था, अन्य वन के रूप में हम कटीले वनों को भी यहाँ देख लेते हैं, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा इतनी कम रहती है 25 से 70 सेंटीमीटर मान लो आप, और कई बार इतनी कम वर्षा होती है यहाँ कि यहाँ जो पत्ते हैं, पत्ते तो झड़ ही जाते हैं और कांटेदार व छोटी पत्ती वाले, झाड़ियों वाले हो जाते हैं। कम वर्षा के कारण यहाँ कांटेदार व छोटी पत्ती के क्या हो जाते हैं, आपको पत्ती वाले वन देखने को मिलते हैं। फिर भी आप यहाँ जाने रहिए, हम लिख दे रहे हैं अन्य वन के अंतर्गत हम 2 को पढ़ ले रहे हैं, ताकि आपको जो भी आप किताब इस्तेमाल करें तो वहाँ लिखे मिल जाते हैं कई बार। क्या लिखोगे आप, डी में लिख लें आप, डी चल रहा है आपका, अन्न वन। मेन तो आप ये 3 पढ़ ही रहोगे अन्न वन में। अन्न वन में हम पहला पढ़ा देते हैं आपको कटीले वन, कटीले वन। ठीक, ये हो गया आपका कटीले वन। अब कटीले वन में हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ कितनी वर्षा होगी। तो यहाँ लिखेंगे आप, यह वन क्षेत्र, यह है वन क्षेत्र 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। अब जब 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो यहाँ क्या देखेंगे, कम वर्षा प्राप्ति के कारण, यहाँ ही लिखेंगे आप, कम वर्षा प्राप्ति के कारण क्या हो जाता है, ब्रैकेट में लिखेंगे, कम वर्षा कांटेदार व छोटी पत्ती वाले हो जाते हैं, कांटेदार व छोटी पत्ती वाले हो जाते हैं, छोटी पत्ती वाले हो जाते हैं। ठीक, ये हो गए आपके 70 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कहाँ पाए जाएंगे, मुख्य रूप से चंबल घाटी क्षेत्र, इसका क्षेत्र पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं तो लिखेंगे मुख्य रूप से चंबल घाटी क्षेत्र। वैसे सब किताब वाले कुछ किताब जो है वो कंसीडर करते हैं जो कटीले वन है आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत ही माने जाते हैं, क्योंकि यही क्षेत्र उनका पड़ रहा है, यही इनका पड़ रहा है। फिर भी यदि स्पेशली कटीला वन करके पूछा जाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मुख्य रूप से चंबल वाला जो क्षेत्र है यही है आपका कटीली वन वृक्ष का। इसी में एक और देखेंगे आप अन्य में, उपोष्ण पर्णपाती वन, ये आपका बिंदु और सतपुड़ा की चोटियों पर पाए जाते हैं प्रायः। ये हो गया कटीला। इसी में आपको दूसरा लिखना है अन्य वन में उपोष्ण, लिखें आप दूसरा, उपोष्ण वन, या इसी को बोला जाता है उपाद्र वन। ठीक, ये 2 हैं जो आपको यहां ध्यान, उपाद्र पहाड़ी वन है। ठीक, जो भी नाम आपको दिखे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उपोष्ण पर्णपाती वन पूरा लिखना होगा, बाकी तो उपोष्ण उपाद्र से ही आप इसको जान रहे। कहां पाए जाएंगे, यह वन बिंद एवं सतपुड़ा की चोटियों पर स्थित होते हैं। तो लिखेंगे यह वन बिंद एवं सतपुड़ा की चोटियों पर स्थित होते हैं। अच्छा, यहाँ एक क्वालिटी है क्या, यहाँ पूरे पत्ते नहीं गिराते, यहाँ पूरे पत्ते नहीं गिराते। ऐसे वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, ये बड़ी स्पेशल है, इस पर इंपॉर्टेंट लिखना है। यह वृक्ष पूर्णतः, यह वृक्ष एक साथ, पूर्णतः ना लिखें, यह वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। यह वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। फिर ये कहाँ देखने को मिलेगा, नहीं गिराते हैं। जे आपको क्षेत्र की बात आ जाए तो पचमढ़ी वाला एरिया में आप जाके इसको देख सकते हैं, पचमढ़ी वाला एरिया या पचमढ़ी वाला क्षेत्र। ठीक, ये हो गया आपका पचमढ़ी के आसपास इस प्रकार के आपको वन देखने को मिल जाए। कौन प्रकार के, उपोष्ण पर्णपाती या उपाद्र पर्णपाती। कहाँ है, ये आपका बिंद एवं सतपुड़ा की चोटियों पर स्थित होते हैं। अब हम तीसरा इसका
दूसरा पोर्शन देखेंगे, जो तो हमने देखा जलवायु के आधार पर। दूसरा क्या देखेंगे हम? दूसरा हम देखेंगे प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर हम देखेंगे सागौन, साल और मिश्रित वन। ठीक, क्या लिखेंगे? प्रजाति के आधार पर वन। दूसरा पार्ट लिख रहे हैं हम, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अलग से भी कई बार लिखने आ जाता है मेंस वगैरह में। प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला कौन सा है आपका? सागौन है। ठीक, सागौन। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं सागौन? पहले तो हम इसका वनस्पतिक नाम पढ़ते हैं, फिर हम ये देखते हैं इसको कितना पानी चाहिए है और कौन सी मिट्टी चाहिए है, किस क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये किस वन में आता है। किस वन का मतलब ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वृक्ष। अभी अभी पढ़ाया हमने उदाहरण में, सागौन लिखा है आपको। तो हम इसको एक फॉर्मेट के हिसाब से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले आप देखेंगे, चलो इसको ब्लैक देखो, आप इसको देखें पहले, वनस्पतिक नाम क्या है इसका। एग्जाम में अब यही पूछा जाने लगा है। तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है आपका टेक्टोना ग्रांडिस। ठीक, ये हो गया आपका क्या? वनस्पतिक नाम। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, एक पॉइंट और लिख लें आप, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है, या यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष है। ठीक, अभी अभी हमने आपको क्लियर किया हुआ है। अब जब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष है तो पानी कितना चाहिए पड़ेगा? जितना पानी वहां चाहिए पड़ेगा, यानी 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। तो आप यहां लिखेंगे औसत क्षेत्रफल, औसत वर्षा। क्या लिखोगे आप? औसत वर्षा कितनी चाहिए? देखो, आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ लिया है तो आधे फीचर्स तो आपको वैसे ही याद हो गए। कितना चाहिए? 75 से आपको 100 सेंटीमीटर के मध्य क्या चाहिए? औसत वर्षा चाहिए। ठीक, और देखें, आपने वनस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम देख लिया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं, औसत वर्षा हो गई। अब हम देखेंगे ये मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में या राज्य के कितने कुल वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत फैला हुआ है। तो देखेंगे राज्य के कुल वन क्षेत्र में कितना फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है, एग्जाम में पूछा भी गया है पीएससी में, 19.36%। वहाँ अप्रोक्सी पूछा गया था 20%, 30%, 40%। तो आपको 20% वहाँ टिक करना था। ये और यदि उसमें पूछा जाए तो 18,332 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हो गया इसका। इतने क्षेत्रफल में आपके सागौन मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, यानी कुल वन क्षेत्र में। ठीक, अब वर्षा हो गई, क्षेत्रफल हो गया, और क्या देखते हैं हम इसमें? मिट्टी देखेंगे हम यहाँ। ये भी आपको एक फैक्टर आज पता चल जाएगा। किस मिट्टी में सागौन होते हैं प्रायः? तो काली। इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक, आप देख भी रहे हैं मिडिल साइड में यहाँ मालवा का पठार भी बीच में फंसता है। ठीक, अब मिट्टी हो गई। एक पॉइंट और जनरल लिखेंगे, भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे आप, भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
तो ये भी आपको एक फैक्चुअल क्या हुआ, क्लियर हुआ। देखो जितने भी फैक्ट लिखा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि आप इसको स्लिप कर पाए। अब हम क्या देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं इसमें उपयोग, यानी सागौन के क्या क्या उपयोग है। तो बताइए क्या क्या उपयोग है आपको लगता है। पहला उपयोग तो आप जानते हैं, फर्नीचर के लिए इसका उपयोग होता है, फिर इमारती लकड़ियों के लिए भी होता है। तो पहला तो आपको पता ही है, फर्नीचर, है तो इमारती चौखट वगैरह भी इमारती लकड़ी के रूप में भी मेन काम इसका फर्नीचर का होता है। अच्छा, फर्नीचर में क्यों करते हैं, क्योंकि ये लकड़ी क्या होती है, हल्की होती है और मजबूत होती है, इस पर घुन नहीं लगती है, तो जिसकी विशेषता होती है। चाहो तो लिख लो, सागौन की लकड़ी हल्की व मजबूत होती है और ना ही घुन लगती है। ठीक, ये भी आप इसको एक ध्यान रखेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसके हम पढ़ेंगे ऐसे करंट की चीज भी आप यहाँ देख लें सागौन के संदर्भ में, क्योंकि चल रही है। फिर हम प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, तो हम देखते हैं करंट के रूप में देखें इसमें, किसमें, इसी को यही देख लेते हैं। क्या देखते हैं, करंट डेटा है ये सागौन के संबंध में। आपने देखा होगा अभी क्या चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद। तो लिखेंगे आप, एक जिला एक उत्पाद, ये चल रहा है अभी। तो इसके अंतर्गत देखेंगे जो सागौन है वो बैतूल के लिए, सागौन की जो लकड़ी है, सागौन की लकड़ी के लिए जो जिला घोषित किया गया है वो आपका बैतूल है, और फर्नीचर के लिए जो घोषित किया गया है वो आपका छतरपुर है। और फर्नीचर के लिए छतरपुर, यानी सागौन की लकड़ी का जो सबसे बढ़िया फर्नीचर बनता है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनता है, और जो सागौन की लकड़ी के लिए घोषित किया गया है वो आपका बैतूल। ये करंट के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। अब प्रश्न एक और लास्ट बचता है, क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये फैला हुआ है सागौन। तो आपको पता है होशंगाबाद की बोरी घाटी, और पचमढ़ी में आपका देनवा व तवा नदी के संगम पर ये सबसे ज्यादा होते, बाकी बैतूल है। तो आप पहले लिख लें जो सबसे ज्यादा होशंगाबाद मेन पहला, यदि जिला पूछा जाता है तब होशंगाबाद, चाहो तो बोरी घाटी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद पचमढ़ी, पचमढ़ी में भी कहाँ देखने को मिलता है, तवावा प्लस देनवा के संगम के आसपास। इसके बाद आप बैतूल लिखें, ठीक है। बैतूल के बाद आप चाहो तो छिंदवाड़ा, सागर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, छिंदवाड़ा, ठीक है, और सागर, ठीक है। ये जो क्षेत्र हुआ आपका, ये क्या होता है आपका, या इसको आप चाहो तो ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिण, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वाला ही वृक्ष है। तो यही क्षेत्र जो है आपका, जो आपका होशंगाबाद फंसता है, ठीक है। चाहो तो इसको रफ करके हम और स्पष्ट कर दे रहे हैं, बीच में ही है, मध्य दक्षिण के क्षेत्र में ही पाया जाएगा आपका सागौन वाला, और पूरब साइड जो है आपका साल पाए जाएंगे। भाई एक आपको एक आइडिया हो जाए, फिर कुछ जिलों की स्पेशल जिले पूछता है तो जिले भी आप टिक कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, क्या देख रहे हैं आप, ये जो रेंज है, यानी ये वाला, ये हुआ और ये रेंज, इसके बीच में देखा जाए तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, सागौन। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र, और ये उसी का वृक्ष है, ठीक। यहाँ आपको 70 से 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश भी आपको देखने को मिल जाती है। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रजाति के आधार पर सालवन, ये भी आप करंट के रूप में ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछली बार ये तो पूछ चुका है, यह पूछा जा चुका है क्या कि सागौन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ऑप्शन में 20-10%, मतलब 20%, 30% इस टाइप का दिया गया था, तो आपको 20% वहां टिक करना था, जबकि कितना है 19.63% आपका है। तो अब पूछ सकता है कुछ भी, वन से क्वेश्चन तो वहां नहीं आना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के वनों के वर्गीकरण में या प्रजाति के आधार पर दूसरा कौन सा है, साल वन। दूसरा देखेंगे आप साल
सागौन देख चुके आप, अब साल देखेंगे। इसमें भी वैसे ही देखेंगे, पहले हम वानस्पतिक नाम देखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, ठीक। ये तो हो गया साइंटिफिक नेम। अब हम क्या देखना है इसके बाद, रोबस्टा। अब हम देखेंगे यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का वृक्ष है, यानी पूरब साइड की बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें औसत वर्षा। तो औसत वर्षा कितनी चाहिए हमें यहाँ, 125 से प्लस, 125 से प्लस, जबकि वो आपकी कहाँ मिलेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलेगी। मिट्टी की यदि बात की जाए तो हमें यहाँ लाल पीली मिट्टी, ये हो गया। और देखें क्या होता है, वर्षा हो गई। अच्छा, यहाँ एक और आपको देख लें, क्या ये विशेष है, यहाँ विशेष ये है कि इन वनों में दिन में भी क्या होता है, अंधेरा होता है, ये अत्यधिक सघन होते हैं। तो लिख लें विशेष में, यह है अत्यधिक सघन होते हैं। अब कितने सघन होते हैं, तो नीचे आप लिखें, दिन में भी अंधेरा हो जाता है, दिन में भी अंधेरा लगता है, ठीक। और देखें आप, वर्षा हो गई, मिट्टी हो गई, ये हो गया। इसके बाद यहाँ प्रजातियां देखेंगे, या ये लिखेंगे प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष। यह है प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष, पाए जाने वाला। सागौन नंबर 1 पे था, ये दूसरा है, ठीक। अब प्रतिशतता पे भी देख लें इसको, तो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लिखें आप, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 4.15%। और इसको यदि क्षेत्रफल में लिखना है तो लिखेंगे 3932 वर्ग किलोमीटर, 3932 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल भी हो गया। अब हम क्या देखते हैं इसके बाद, उपयोग देखते हैं। तो इसका रेलवे स्लीपर में उपयोग होता है मुख्यतः। अब इसकी पेट के दवा के रूप में भी इसका उपयोग होने लगा है अल्सर जैसी समस्याओं में। बाकी फर्नीचर, खंबे, तंबू वगैरह में तो उपयोग होता ही है, ठीक। तो अब लिखेंगे आप इसका उपयोग, क्या लिखेंगे इसका उपयोग, उपयोग में क्या लिखोगे, रेलवे स्लीपर, ठीक है। और पेट दवा के रूप में भी यूज हो रहा है, कब, अल्सर जैसी। और देखा जाए इमारती लकड़ी के रूप में भी कर रहा है, और खंबे बनाने के रूप में, खंबे और तंबू, ठीक। ये सब चीजें क्या है, आपकी उपयोग के रूप में हो गई। अब क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, पूरब की तरफ है, तो पूरब वाले जिले आप लिख दें मध्य प्रदेश के, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भाग में है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। हम लिखा दे रहे हैं मंडला, जो सर्वाधिक है, जिले में आता ही है मंडला, उमरिया, सीधी, शहडोल, यानी सब मध्य प्रदेश के पूरे वाले यहां लिखा दे रहे हैं आपको। क्या लिखाना है हमें, क्षेत्र। तो आप क्या लिखोगे क्षेत्र के रूप में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, पहले तो आप यही याद रखेंगे। इसके बाद मंडला सर्वाधिक, यदि मान लो जिले जिले पूछे गए तो आप मंडला कर दोगे। मंडला के बाद उमरिया, ठीक है, और अनूपपुर, ठीक है। बाकी आप पूर्वी जिले आप जितने चाहो लिख लें, शहडोल आदि पूर्वी जिले आपको सब स्पष्ट क्लियर है। कुछ इसमें फैक्ट्स और लिखेंगे आप, जैसे साल का बीज 1975 में क्या हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो वो भी कुछ आप लिख लें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है साल के वृक्ष के रूप में। क्या लिखोगे,
साल के बीज का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ है? 1975 में। अभी हम जब वन उत्पाद पढ़ाएंगे तो वहां भी स्पष्ट शो करेंगे। एक बार बुरान नामक एक कीट जो है वो साल के वृक्षों में लग गया था, उस वजह से 10 लाख साल के वृक्षों को काटना पड़ा और सर्वाधिक प्रभावित जिला मंडला था। ये भी आप लिख लें। साल बुरार नामक कीट के फैल जाने से 10 लाख साल वृक्ष काटे गए। और यहां लिख लें सर्वाधिक प्रभावित जिला जो था वो आपका मंडला था। अब इसमें लास्ट पोर्शन बचता है मिश्रित वन, ठीक है, प्रजाति के आधार पर। और आज की क्लास हमको यहाँ कंप्लीट कर जाएंगे। वर्गीकरण में हम केवल जलवायु के आधार पर और आपका प्रजाति के आधार पर ही अभी पढ़ पाए हैं। 3 पोर्शन अभी बचते हैं, वो एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ फैक्ट्स भी, यदि समय रहा, क्लास लंबी नहीं हुई, तो हम उसमें कुछ फैक्ट्स भी और देखेंगे। अभी हम देखते हैं मिश्रित फॉरेस्ट कौन कौन से हैं और कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सागौन तो आपने देख लिया 19.36% में और साल 4.15% में, यानी सबसे ज़्यादा सागौन वृक्ष। फिर आपको देखने को मिलेंगे साल के वृक्ष। तीसरा देखेंगे आप मिश्रित फॉरेस्ट। मिश्रित वन, ठीक, मिश्रित वन देखेंगे आप। ये उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन है। लिखेंगे यह है मिश्रित उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक। तो अब यहाँ मिश्रित है तो मिश्रित में बहुत सारी प्रजातियां होंगी। तो यह वन मुख्यतः, मतलब क्या क्या देखते हैं अपन इसमें? यह वन मुख्यतः अपन क्या देखेंगे इसमें देखेंगे अपन बांस, है ना। बांस के बाद महुआ, ठीक, महुआ के बाद तेंदुपत्ता, तेंदू, पलास, हर्रा, ठीक है। ये सब चीजें हम कहाँ देखते हैं? मिश्रित वन में देखते हैं। बाकी जब हम वनोत्पाद पढ़ेंगे तो वहां सबको पढ़ेंगे, यहाँ हम केवल बांस को ही देखेंगे फिलहाल में, ठीक है। हम यहाँ केवल, अच्छा, इसका क्षेत्रफल और देख लें आप। राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना है? सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि क्या है जी, मिश्रित वन है। यहाँ है आपका 58.49%, 58.49%। क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो 55,436 वर्ग किलोमीटर। यदि कोई फैक्ट्स गलत हो रहा हो डेट में तो आप कमेंट में इसको जरूर लिखें ताकि हम उसका करेक्शन कर पाएँ। वैसे 100% अभी तक सब सही है, फिर भी यदि कोई ह्यूमन नेचर के हिसाब से गलत होता है तो आप बताएं। हम इसमें बांस को देखते हैं, बाकी को हम कहाँ देखेंगे? जब वन उत्पाद हम पढ़ाएंगे तो देखेंगे। तो बांस का जो पहले तो हम क्या देखेंगे? साइंटिफिक नेम देखेंगे। डेंड्रोकैलम स्टिक्स है और बैम्बूसोइड्स है। तो क्या लिखेंगे हम? आपका लिखेंगे डेंड्रोकैलम, डेंड्रोकैलम स्टिक्स, ठीक। और आपको बैम्बूसोइड भी देखने को मिलता है। तो आप दोनों ही नाम लिखे रखें। इसको क्या कहते हैं? कुछ इसके बारे में विशेष देखें। इसको हरा सोना कहते हैं, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। और इसको सबसे बड़ी प्राकृतिक घास कहते हैं। किसको? बांस को। तो लिखेंगे आप सबसे बड़ी प्राकृतिक घास, ठीक। 2 फैक्ट तो आप वैसे ही लिखेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे इसी बांस में 1973 में, बांस में लिखेंगे आप 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है।
किसका? बांस का। और बांस शिल्प बोर्ड 2013 भोपाल में भी स्थापना हुई है। तो बांस शिल्प बोर्ड, बांस शिल्प बोर्ड कहाँ हुई है? 2013 भोपाल में। तो कितने आपने फैक्ट्स जाने इसके? बांस का साइंटिफिक नाम जाना, हरा सोना कहते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक घास कहते हैं, 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ है, और बांस शिल्प बोर्ड 2013 में भोपाल में हुआ है। वैसे एक और चीज लिख सकते हैं, बांस ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो 17 में है। ठीक, बांस ट्रीटमेंट प्लांट 17 में, वो भी आप लिख लें, यहीं लिख लें। अभी हम इसको पढ़ाएंगे, वैसे मनोत्पाद में इसको हमें पढ़ाना है। अब मिश्रित वन हो गए आपके। इसके बाद एक नोट में लिखेंगे आप रिक्त या खुले वन। अच्छा, क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप लिखेंगे बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी। बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी मिश्रित वनों की बात की जाएगी। बालाघाट, सिवनी, बैतूल, इन सब आपको जिले को आप लिख देंगे, चाहे तो हम लिखा दे रहे हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे, बांस को, अभी साल को, तेंदू को कहाँ पढ़ेंगे? वनोत्पाद, मध्य प्रदेश के वनोत्पाद में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो आप केवल वर्गीकरण को ही जानिए। ठीक, इसके क्षेत्रफल देखना होगा आपको, तो कौन कौन से लिखोगे? बालाघाट, ठीक है ना, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, मंडला, सागर, मंडला, सागर, जबलपुर आदि। अब एक आप नोट जरूर लिखें यहां, इन तीनों को पढ़ने के बाद नोट में लिखेंगे आप रिक्त या खुला क्षेत्र। रिक्त या खुला क्षेत्र वो है आपका 18%। ठीक, और यदि क्षेत्रफल में हिसाब से देखेंगे तो 16,979। ठीक, ये हो गया आपका रिक्त। अब जब आप तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़े का मतलब जब आप सागौन को क्षेत्रफल जैसे प्रतिशत में आप देखें, एक मिनट आपको हम दिखा दें कि 100% कैसे होता है। जो भी आपको हमने फैक्ट्स दिखाए हैं वो पूरे 100% ही होंगे। अब आप उसको एक बार यहाँ अपने में भी आप बना के देख लेंगे। जैसे देखो आप, ये संरचना है, ठीक, ये क्षेत्रफल है प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये प्रतिशत में है। तो यहाँ हमने पहले आपको क्या पढ़ाया था? सागौन, फिर साल, फिर मिश्रित वन, यही पढ़ाए थे। और लास्ट में हमने आपको नोट में लिखाया था रिक्त या खुला वन, रिक्त या खुला वन। अब देखो आप इसको, सागौन कितने प्रतिशत बताया था हमने? 19.6%। साल बताया था 4.15%। मिश्रित वन बताया था हमने 58.49%। और अभी आपका खुला वन और रिक्त वन बताया हमने 18%। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 100% ही होगा। ठीक, अब यहाँ यदि वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 18,332 सागौन का था। साल का कितना था? साल का था आपका 3,922। ठीक है, और मिश्रित वन का था आपका 55,032 है ना। मिश्रित वन का था आपका 55,436। और अभी हमने खुले वन का लिखाया था 16,000 आपका 900। ये आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 94,689, जो आपका रिकॉर्डेड वन है। तो इसका मतलब आप जोड़कर देखें, तीनों आपके यहाँ 100% हो जाएंगे और यहाँ 94,689 वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक, तो आपका इस तरीके से हमने आपके 2 पोर्शन को क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। ठीक, अब हमारे 3 पोर्शन और बचे हुए हैं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ये हमने वनों का वर्गीकरण को यहाँ समझने का प्रयास किया है। ठीक, अब हमने इतना देख लिया यहाँ। अब बचे हमारे 3 पोर्शन जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।